नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का रिमेनिंग पार्ट जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्रवत व्यवहार किस प्रकार से दर्शाते हैं या हमें किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। देखिए, सबसे पहले मित्रवत सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही जो जमाया जाता है उसके लिए दूध में सबसे पहले थोड़ा सा दही डाला जाता है और हम देखते हैं कि कुछ घंटों बाद वो दूध जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दही उसके अंदर डाला गया है उस दही के अंदर काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं और उनमें से एक सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में बदलने का काम करता है। तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु हमारे लिए क्या हुआ? लाभदायक हुआ। इसी तरीके से जो यीस्ट होता है, इसको खमीर भी बोलते हैं। ये यीस्ट या खमीर क्या करता है? ये यीस्ट या खमीर ये क्या करता है? ये अल्कोहल में काम में आता है, अल्कोहल बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये भी लाभदायक हो। देखिए किस तरीके से प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा। देखो, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पेड़ पौधों के लिए उपलब्ध करवाते हैं, और ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। राइजोबियम, जो कि किस में पाए जाते हैं? मटर कुल के पौधों में दाल कुल के पौधों में पाए जाते हैं। देखिए, दही एवं ब्रेड का बनाना। दही और ब्रेड कैसे बनाते हैं? आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आपने पढ़ा भी है, आप लोग देखते भी हो घर के अंदर, जब आपकी मदर वगैरह क्या करती है, दूध को गर्म करके उसको थोड़ा सा ठंडा करके उसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल देती है? थोड़ा सा दही डालती है। देखिए क्या मिला देती है? दही मिलाती है, जिससे दही जम जाता है और हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों हुआ। गुनगुने दूध के अंदर जब दही डाल दिया गया तो दूध जम जाता है। इसके पीछे क्या कारण होता है? उस दही के अंदर काफ़ी सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनमें से एक जीव होता है लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध से दही को जमने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, आगे हम बात करते हैं दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा यानी सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक है दही। यानी कि जो सूजी होती है, सूजी से जो भी पदार्थ बनाए जाते हैं, इडली होती है, इसी तरीके से भटूरे, छोले भटूरे आप खाते हो, इन सब के लिए दही आवश्यक होता है। इनके साथ में दही खाया जाता है, इसलिए इनका संगठक क्या हो गया? दही हो गया। इडली बनाने के लिए भी दही की आवश्यकता होगी। रवा या सूजी से कोई आप पकवान बनाना चाहते हो, वहाँ भी आपको किसकी आवश्यकता होगी? दही की आवश्यकता होगी। छोले भटूरे आप बनाना चाहते हो तो वहाँ भी आपको किसकी आवश्यकता होगी? दही की आवश्यकता होगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्या है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। तो किण्वन में कौन सहायक होता है? किण्वन के अंदर आपका सहायक होता है जीवाणु और यीस्ट। अब देखिए, एक एक्टिविटी है क्रियाकलाप 2.3। इसमें आपको क्या बताया गया है? एक बर्तन में आधा किलो आटा तथा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। अच्छे से उसका पेस्ट बना लो आप। और पेस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? उसके अंदर देखिए, उसमें 1 चुटकी आपको यीस्ट पाउडर डालना है। यीस्ट पाउडर जब आप डाल दोगे, उसके बाद आप उस आटे को अच्छे से गूँथ लो। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि वो आटा फूलने लग जाएगा, वो जो मैदा थी वो फूलने लग जाएगी। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ कि उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो गई, जो यीस्ट पाउडर आपने उसके अंदर डाला था, उसमें जो यीस्ट था वो अपना गुणन प्रारंभ करता है। यीस्ट क्या होता है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, तो वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है। ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो वो श्वसन क्रिया करेगा। श्वसन क्रिया की फलस्वरूप वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, जो कि उस आटे के अंदर मिलती रहेगी। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिससे उस आटे को वो क्या करेगी, फुला देगी। समझ गए? इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। किसी चीज़ को सड़ाकर उसको काम में लेना। देखिए, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ये बेकिंग उद्योग में, बेकिंग उद्योग का मतलब होता है आपके केक वगैरह, डबल रोटी वगैरह, टोस्ट वगैरह जहाँ भी बनते हैं वो उद्योग बेकिंग उद्योग कहलाता है। ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। अब आता है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल पर हम सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन भी किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो शराब है वो किससे बनाई जाती है, गन्ने से भी बनाई जाती है। शराब आपके फलों के रस से भी बनाई जाती है, और शराब जो है जौ से भी बनाई जाती है। मेनली बियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो जौ को सड़ाकर बनाई जाती है। वहाँ पर सूक्ष्म जीवों को उपयोग में लिया जाता है। देखिए, सूक्ष्म जीव किस तरीके से अल्कोहल का उत्पादन करते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भर दीजिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए। इसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब इस विलयन को आप सूंघ कर देखिए। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हम पानी के अंदर 3/4 पानी ले लो गिलास के अंदर, उसमें 2-3 चम्मच चीनी घोल दो और उसमें आधा चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दो। ये यीस्ट पाउडर क्या करता है, उस चीनी के घोल को सड़ाता है, और सड़ाने के बाद में जब हम उसकी स्मेल को सूंघते हैं तो एक विशेष प्रकार की गंध हमें आती है, जो कि अल्कोहल की गंध होती है, यानी कि उसके अंदर अल्कोहल तैयार हो गया। तो इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियल लेवल पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जब अल्कोहल बनाई जाती है तो इसी तरीके से बनाई जाती है। ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की ये प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। अंडरलाइन कर लो, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन किसे कहता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, चीनी के द्वारा अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था लुई पाश्चर, जिसने 1857 में किण्वन द्वारा अल्कोहल तैयार करी। देखिए, 1857 में हमारे भारत में स्वतंत्रता हेतु 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन उस समय लुई पाश्चर क्या कर रहा था, लुई पाश्चर किण्वन द्वारा उस समय अल्कोहल तैयार कर रहा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों से हम क्या करते हैं, दवाइयाँ भी बनाते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए बात करते हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देता है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। तो आप ये कहोगे कि ऐसी दवाई या ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं अथवा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उसे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रामाइसिन सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाले प्रतिजैविक हैं। आपसे पूछा जाएगा कि इन्हीं 3 प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के नाम बताइए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, प्रतिजैविक हैं, जो किससे प्राप्त किए जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके
प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। देखिए, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। ये तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। देखिए, एक्चुअली में ये जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने 1929 में एक प्रैक्टिकल कर रहे थे और एक प्लेट के अंदर ये क्या कर रहे थे, जीवाणु का संवर्धन कर रहे थे। यानी कि जीवाणु के संवर्धन से मतलब है जीवाणु को ग्रो करवा रहे थे, बैक्टीरिया को उस प्लेट के अंदर क्या करवा रहे थे, जनन करवा के उनकी वृद्धि करवा रहे थे। तो इन्होंने देखा कि उस प्लेट के किनारों पर कुछ हरी हरी सी फफूंद पैदा हो गई। ठीक है, फफूंद यानी कि कवक। उस कवक का प्रभाव इस बैक्टीरिया पे क्या पड़ा कि ये कवक इस बैक्टीरिया को मार रहा था। इसकी उपस्थिति की वजह से जो बैक्टीरिया या जीवाणु है वो क्या हो रहा था, मर रहा था या नष्ट हो रहा था। तो इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि क्यों न इस कवक की वृद्धि करवा के एक ऐसी दवाई तैयार कर दी जाए कि वो जीवाणु के लिए हानिकारक हो, जीवाणु को नष्ट करने लग जाए, जिससे जीवाणु वृद्धि नहीं कर सके। तो इसी कवक से इन्होंने क्या कर दी, पेनिसिलिन नामक औषधि तैयार कर दी, जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, जिससे कि जीवाणु से होने वाले रोग क्या हो गए, बंद हो गए एक तरीके से। देखिए, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा का भी कोर्स पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। देखिए, सर्दी जुकाम लग जाती है या फ्लू जब हो जाता है, उस समय हम अगर मान लीजिए प्रतिजैविक लेते हैं तो हमें कोई आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये सर्दी जुकाम से होने वाली बीमारी या जुकाम लग जाती है या फ्लू हो जाता है, ये किससे होता है, ये विषाणु से होता है, विषाणु जनित रोग है। और प्रतिजैविक किस पे काम करती है, बैक्टीरिया पे काम करती है, जीवाणु पे काम नहीं करती। इसलिए ये ध्यान रखना है कि सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक काम नहीं करती। आगे हम बात करेंगे वैक्सीन या टीका क्या होता है। देखिए, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें, जिसमें हम वैक्सीन की बात करेंगे। धन्यवाद।